हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी लोग चैनल पे लाइव आ जाइए। आपका क्लासेज जो 8 बजे मॉर्निंग में बिहार पॉलिटेक्निक के स्टडी इंडिया डा चैनल पे चलता है वो स्टार्ट हो चुका है। आपको मैं जो नए स्टूडेंट हैं उनको मैं टाइमिंग एक बार बता देना चाहता हूँ क्लासेस का। सभी लोग मेंशन कीजिएगा। 8 बजे आपको फिजिक्स का और 8 बजे केमिस्ट्री का, ये दोनों क्लासेस मॉर्निंग में चलता है, अल्टरनेट में चलता है। आज अगर फिजिक्स का क्लासेज होगा तो कल आपको केमिस्ट्री का क्लासेज मिलेगा, यानी मॉर्निंग में 8 बजे। ठीक है। उसके बाद मैथ का क्लासेस आपको 2 बजे राहुल सर के द्वारा लिया जाता है। ये क्लासेस, मैथ का क्लासेस डेली चलता है, ये सारा क्लासेस डेली चलता है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री अल्टरनेट में चलता है। आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 41। ऑलरेडी 40 सेट इस चैनल पे अपलोड हो चुका है। वो सेट आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिस सेट का जो खासियत होता है, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर इंक्लूड किया जाता है। प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन 2020 के लिए भी बताया जाता है। सो गाइज, वीडियो को टिल लास्ट तक देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और पीएमडी वालों की भी क्लास चल रही है, वो 8 बजे आपको बायोलॉजी की क्लासेज मैम के द्वारा इस चैनल पे करवाया जाता है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 41 देख रहे हैं गाइज। और आपको एक बार बता देना चाहता हूँ, ओवरव्यू दिखा देना चाहता हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देखें। इस चैनल पे लगभग आपको सारा लेक्चर, जो इससे पहले जो लेक्चर नहीं देखे वो लेक्चर सारा अपलोडेड है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के माध्यम से। सिंपल आपको प्लेलिस्ट में जाना है, चैनल खोलकर प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से पॉलिटेक्निक सेक्शन में क्लिक करके आप आसानी से स्टडी कर सकते हैं। देखिए, पॉलिटेक्निक मिशन बिहार यूपी पॉलिटेक्निक करके अप टू डेटेड है प्लेलिस्ट। ठीक है, यहाँ पे सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, या फिर आप सर्च में जो जिस क्लास का वीडियो चाहिए उस क्लास का वीडियो आप सर्च करके इजिली स्टडी कर सकते हैं। दूसरी बात, टेस्ट के लिए देख सकते हैं स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 चैनल का नाम क्या है, स्टडी इंडिया अड्डा 2.0। ये भी चैनल स्टडी इंडिया अड्डा का है। और इस पे आपको सिर्फ पर्सनल पॉलिटेक्निक का टेस्ट लिया जा रहा है। देखिए, टेस्ट 1 हो चुका है, टेस्ट 2 हो चुका है, टेस्ट 3 हो चुका है, टेस्ट 4 मैथ का होगा, और टेस्ट 5 जो है वो आपको फिजिक्स का मिलेगा। देखिए, प्रीमियरिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है, जैसे जैसे टेस्ट का टाइम आता है वैसे वैसे आपको टेस्ट मिल जाएगा। आप एक बार मेंशन कर लीजिएगा, जो टेस्ट का टाइमिंग है वो स्टडी इंडिया अड्डा चैनल का पे होता है। उसका टाइमिंग है 7 बजे शाम। 7 बजे शाम को आपको आकर टेस्ट देना। ऑलरेडी इस टेस्ट में लगभग 90 प्लस बच्चों अपेयर हो रहे हैं। और जो बच्चों नहीं अपेयर हो रहे हैं, टेस्ट को दें, क्योंकि पढ़ाई करना और टेस्ट लगाना दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तभी जाके आपका सिलेक्शन होगा। टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपका प्रिपरेशन किस लेवल का है। ठीक है, वहां पे टेस्ट आपको डिजिटल टाइमर के साथ लिया जाता है, इसलिए टेस्ट सभी लोग जाकर दें। और बात रही लिंक का, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर टेलीग्राम ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जिस वीडियो देख रहे हैं उसका डिस्क्रिप्शन में आप जाकर देखें, वहां पे सारा लिंक दिया हुआ है, टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, टेस्ट चैनल का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। आपको जो अच्छा लगे वो आप ज्वाइन करें। एक बात और, स्टडी मटेरियल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। स्टडी मटेरियल बच्चों आपको जैसे ही क्लास ओवर होता है आपको प्रोवाइड करवा दिया जाता है। ठीक है, टेलीग्राम पे मैं खुद अपलोड कर देता हूँ, और व्हाट्सएप पे भी, या फिर आपको क्या करना है, गूगल में जाकर studyindia.com सर्च करना। जैसे देख सकते हैं ये वेबसाइट है, मैं एक ओवरव्यू आपको दिखा देना चाहता हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग से दिखा, देखिए बच्चों, स्टार्टिंग से दिखा देना चाहता हूँ। ये गूगल है। ठीक है, आपके स्क्रीन पे गूगल है। यहाँ पे क्या सिंपली सर्च करना है, studyindia.com आप सर्च कीजिए। ठीक है, studyindia.com सर्च करने के बाद आप सिंपल से इस इंटरफेस मिलेगा। उसके बाद स्टडी इंडिया का होम क्लिक करना है। अपने मोबाइल में ऐसे कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे डाउनलोड करना है पीडीएफ। बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत कमेंट आ रहा है, पीडीएफ अपलोड करने के बाद भी नहीं डाउनलोड कर पा रहे हैं, तो ये तो दिक्कत है ना भाई, क्योंकि यहाँ से दे दिया जाता है फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पे रिजल्ट के आसपास ये लैपटॉप का इंटरफेस है। ठीक है, आपको मोबाइल होगा आपके पास, तो इसलिए रिजल्ट के आसपास 3 डॉट होगा, 3 डॉट वाला सिंबल होगा, उस सिंबल पे क्लिक करना है और क्लास पीडीएफ आपको फिर खुलेगा। क्लास पीडीएफ पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप इजिली डाउनलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं सारा मटेरियल है बिहार पॉलिटेक्निक का, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इस मटेरियल पे क्लिक करना है पीडीएफ पे। उसके बाद क्लास वाइज आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, आप अपने स्क्रीन पे देखें। देखिए, स्क्रीन पे देख रहे हैं सभी लोग? हाँ जी, जस्ट होल्ड अ सेकेंड, स्क्रॉल कीजिएगा। देखिए है ना, क्लास 24, क्लास 23, बस आपको ये डाउनलोड है ना, डाउनलोड लिंक, इस पे क्लिक कर देना है। सारा क्लासेस का पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया गया है। ये पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज। और आपको मैं बता दूं, स्टडी इंडिया
चैनल पे स्टडी का कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, ठीक है गाइस। इसलिए आपको डाउनलोड करना है और आपको बस मेहनत करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, इसे थोड़ा जूम कर लिया जाए, है ना, तब क्लियर दिखेगा। जस्ट होल्ड अ सेकेंड। हाँ चलिए अब दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखें, आपको कमेंट करते हुए भी चलना है। एक गैस का सूत्र CON है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो इसका मान क्या होगा। आज जो हम लोग देखेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री का मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है बच्चों। यानी कहने का मतलब लगभग आपको 50 क्वेश्चन आज मैं करवाऊंगा, ठीक है, जिसमें फिजिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा और केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। घबराना नहीं है, बस आपको सोल्व करना है। मैं हर एक चीज आपको समझाऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, और टेस्ट भी देना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोचिए और बनाइए। एक गैस का सूत्र CON है, यदि इसका वाष्प घनत्व 56 है तो इसका मान क्या होगा। मैं जैसे बोलता हूँ वैसे सुनिए, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा, एन का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। सिंपल सी बात है जी, वाष्प घनत्व है ना, तो यहां से अनुभार निकाल लीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है, अनुभार, ठीक है। तो इसका अनुभार निकाल लीजिए, CON। थोड़ा सा पेन को मोटा कर लिया जाए ताकि आपको क्लियर दिखे, है ना। CON का अनुभार निकालना है, ठीक है। अनुभार निकालने का फॉर्मूला बताए थे सर, वाष्प घनत्व और अनुभार का रिलेशन था कि अनुभार जो होता है वो 2, मैं फिर से लिख रहा हूं, अनुभार जो होता है 2 गुने वाष्प घनत्व होता है, ठीक है। वाष्प घनत्व का दुगना होता है, इसलिए अनुभार क्या हो जाएगा बच्चों, 2 गुने 56। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। 2 गुने 56 यानी कहने का मतलब सर 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 112, ठीक है। ये इसका अनुभार आ गया, CO ब्रैकेट का n, ठीक है। अब हमको n निकालना है, ठीक है। तो n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, देखिए अनुभार तो ये पूरा का मिल गया। तो आपको पता होना चाहिए कि कार्बन का अनुभार कितना होता है। कार्बन का 12 होता है सर, ऑक्सीजन का 16 होता है। ऐसा होता है, याद रखना है, बिल्कुल होता है, रटना है इसे, ठीक है। और एक की और देखिए यही तो है ना, CON 12 प्लस 16 गुने n इज इक्वल टू 112 कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है। 112 बाई 16 और 12 कितना हो गया, 28। 112 से 28 में भागा लगा दीजिए तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, लगभग 8 चौका 32, 4 दूनी 8 3 11, हाँ 4 मरतबे कट जाएगा। तो n का वैल्यू जो आया बच्चों वो 4 आ गया। किन्हीं को डाउट, ऑप्शन सी देखिए, ऑप्शन सी जो है 53 का C, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए, बस इसमें याद रखना है क्या, अनुभार जो होता है वो 2 गुने वाष्प घनत्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। ये सब अच्छा क्वेश्चन है यार, ये सब में गलत नहीं करना है। और ये सब में गलत करते हैं तो समझिए कि आप पहले से क्लास सिंसियर होकर नहीं कर रहे हैं। सब क्वेश्चन इससे टफ लेवल का क्वेश्चन करवा दिया हो। मैं बोल रहा हूँ ना, जितना लेवल का मैं न्यूमेरिकल आपको करवा दिया हूँ ना, इससे कम ही लेवल का आपको पूछेगा, ठीक है ना। इसीलिए बोल रहा हूँ प्रीवियस क्लासेस जो नहीं किए हैं वो सबको करना जरूरी है, ठीक है। और पिछला क्वेश्चन 2020 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो एकदम बिलीव कीजिए कि जो लेवल का इस चैनल पे आपको करवा दिया गया ना, उससे आपका लेवल कभी ऊपर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, ठीक है। और टेस्ट भी मैं वैसे ही ले रहा हूँ, पहले इजी इजी क्वेश्चन ले रहा हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टेस्ट में टफ लेवल भी करेंगे, ठीक है। काहे, ताकि आपको प्रिपरेशन एकदम फुल कर देना यार, कि आपको जो बोला गया ना सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वो ब्रांच आप ले सके। किसी धातु का द्रव्यमान 500 ग्राम है तथा विशिष्ट ऊष्मा उसका दिया हुआ है, उसका धारिता निकालना है। सोचिए, निकालिए। अरे बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये। फॉर्मूला जिनको पता होगा वो बना देंगे 54 का, ठीक है। अब वीडियो को सभी लोग लाइक कर दें, जितने बच्चे लाइक अभी नहीं किए हैं सभी लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अब वीडियो को शेयर कर दें, है ना, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि और बच्चों जुड़ सके। हाँ जी, देखिए ऊष्माधारिता, ऊष्माधारिता इसे C से लिखा जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है मास गुने स्पेसिफिक हीट। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, धारिता का फॉर्मूला होता है। इसी चीज को यूज करिए मेरे दोस्त। देखिए मास कितना है, 500 ग्राम है सर। उसके बाद आपको उष्मा, विशिष्ट उष्मा भी दे रखा है 0.5,
बस इसे मल्टीप्लाई कर देना है 50 इंटू 0.5 से कीजिएगा तो 25 यानी 2500 में एक जीरो हटा दीजिए, है ना, यानी 250 कैलोरी। ठीक है, 250 कैलोरी के लमसम आएगा, लेकिन 250 कैलोरी नहीं, 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस बच्चों, इसका यूनिट ख्याल रखना है। इसमें भी 250 कैलोरी है, इसमें 25 कैलोरी, 250 कैलोरी, 25 कैलोरी काट दीजिए। आपको वहां पे देखिए एग्जामिनर किस तरीका से आपको ये क्वेश्चन सेट किया गया है, क्या माइंड है। वहां पे आपको 250 आंसर आ गया, उसके बाद डायरेक्ट ए लगा के आ जाएंगे, ए सभी लोग लगा के आ जाएंगे, लेकिन ये गलत हो गया ना भाई। यहाँ पे यूनिट भी देखना जरूरी है, ठीक है ना, यूनिट भी देखना जरूरी है। मैं हमेशा बोल रहा हूँ यूनिट देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो धरीता का यूनिट कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए 250 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी जो लगा कर आएंगे उनको नंबर मिलेगा, जो ए लगा कर आकर खुश होंगे उनको नंबर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, हाँ अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कुली वाला मैं बताया था ना, ये फिजिक्स का क्वेश्चन आपको है। एक यात्री 15 किलोग्राम भारी अटैची को सिर पर उठाए क्षैतिज सड़क पर 10 मीटर चलता है, तो यात्री द्वारा अटैची पर किया गया कार्य। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, क्वेश्चन बताया हुआ सभी से करेक्ट आंसर आना चाहिए यार। अगर ये क्वेश्चन गलती कीजिएगा तो समझिए कि फिर पढ़ाने का कोई फायदा ही नहीं है। ये क्वेश्चन इतना बार मैं करवाया हूँ, हर एक केस बताया हूँ कि जो कार्य होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नए बच्चों सुनिएगा, जो कार्य होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है, या फिर एफ डी कॉस थीटा भी बोल सकते हैं बच्चों। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच जो एंगल होता है वो कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो वही चीज है कि एक देखिए एक यात्री है 15 किलोग्राम भारी अटैची सिर पर उठाए हुए, यानी एक यात्री है, ठीक है, वो अपने सिर पे कितना जी 15 केजी का भार उठाया हुआ है। वो चलता है इधर की ओर, क्षैतिज दिशा में चलता है, यानी 10 मीटर तक चलता है। आपको पता होना सबसे पहले इसका फोर्स निकालिए, क्योंकि कार्य क्या है, कार्य में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट तो आपको 10 मीटर दिया हुआ है, लेकिन फोर्स निकालिए, तो फोर्स कितना आ जाएगा 15 जी नीचे की ओर। ठीक है, आपको पता होना चाहिए फोर्स इधर लग रहा है नीचे की ओर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, तो ये दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल बन रहा है बच्चों, वो कितना बन रहा है 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 जीरो होता है। तो किसी भी नंबर में जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वर्क जीरो होगा, इसे याद रखिएगा। ये केस पुली वाला भी केस है, इसे हूबहू जिनको नहीं समझ में आया वो याद रखिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो भाई कहीं ना कहीं आप लैग कर रहे हैं, कंसंट्रेशन आपका नहीं है। मैं इतना अच्छा तरीका से समझाया हूं, बस आपको एंगल देखना है। तो एंगल जो है बच्चों फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जैसे विस्थापन बोला जाता है, ठीक है, वो दोनों के बीच एंगल 90 डिग्री है, तो cos 90 जीरो होता है, इसलिए वर्क जीरो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 56 आपकी स्क्रीन पे ये रहा क्वेश्चन है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचिए। हाइड्रोजन गैस क्या है, ये आपसे बोला जा रहा है। हाइड्रोजन गैस क्या है, अम्लीय है, क्षारीय है, ना अम्लीय है ना क्षारीय, इनमें से कोई नहीं, बताइए, सोचिए। इसे याद रखिए हूबहू, हाइड्रोजन गैस है जो बच्चों वो ना तो अम्लीय है ना तो क्षारीय है, ना इसे एसिडिक बोल सकते हैं ना ही इसे हम लोग बेसिक बोल सकते हैं। किन्हीं को डाउट होना ही नहीं चाहिए। और वीडियो को जो अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दें यार, ठीक है, और सभी लोग कमेंट करते हुए चले। और एक क्लास में बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, मैं फिर से बोल रहा हूँ। कुछ बच्चों मॉर्निंग वाला क्लास में डिस्टर्बेंस करते हैं, ऐसा कंप्लेन आ रहा है, उनको वार्निंग दिया जाता है वो सुधर जाए, ठीक है, अच्छी बात है अगर सुधर जाते हैं, ना तो सिंपली यहाँ से उनको हाइड कर दिया जाएगा, ये चैनल पे दूर दूर तक वो नहीं देखेंगे। इसीलिए बिल्कुल फोकस होकर पढ़ाई कीजिए। यहाँ पे मेहनत मैं भी कर रहा हूँ और आप भी मेहनत कर रहे हैं, इसलिए कुछ सीखिए, है ना, आपका टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हैं ना सभी लोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन भी करवाया हुआ है और एक क्वेश्चन का आंसर सभी लोग से आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, मुख्य पैमाने के भाग की लंबाई आपको दिया हुआ है तथा बर्नियर पैमाने के भाग की लंबाई दिया हुआ है, तो बर्नियर का स्थिरांक का मान क्या होगा, सोचिए। बर्नियर का स्थिरांक का मान निकालने के लिए मुख्य पैमाने का एक भाग का मान माइनस बर्नियर पैमाने का एक भाग का मान माइनस कर देना है, तो ये आपको आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्या चीज ध्यान देना है
यहाँ पे अधिकतर बच्चों में करेंगे। सिर्फ तो आपको लग रहा है कि सर तो बता दिए कि मुख्य पैमाने में से वर्नियर पैमाने को घटा दो, आंसर आ जाएगा। तो डायरेक्ट बच्चों क्या करेंगे, इसको और इसको में घटा देंगे। ऐसा नहीं, देखो एक चीज देखो, अपने अपने स्क्रीन पे सभी लोग देखना, एक दे रखा है मिलीमीटर में, ठीक है, एक मिलीमीटर में दे रखा है, एक सेंटीमीटर में। तो या तो दोनों को मिलीमीटर में कर लो या दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, ये आप पे निर्भर करता है, ठीक है। तो मैं आपको एक यहाँ पे गाइड कर रहा हूँ कि दोनों को सेंटीमीटर में कर लो, ठीक है ना। तो एक तो सेंटीमीटर में ऑलरेडी दे रखा है, तो एक को सेंटीमीटर में कर लिया जाए। तो इसे 0.9 को सेंटीमीटर में आप लोग करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 0.09 सेंटीमीटर। दिक्कत नहीं। तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, वर्नियर का स्थिरांक निकालने के लिए वर्नियर का स्थिरांक निकालने के लिए फॉर्मूला में बोला कि मुख्य पैमाने का एक भाग में से वर्नियर पैमाने का एक भाग को घटा देना है, ठीक है। तो मुख्य पैमाने का एक भाग कितना है बच्चों, 0.1 सेंटीमीटर। इसमें से घटा दीजिए किसका, वर्नियर पैमाने का एक भाग, तो 0.09 सेंटीमीटर। तो इसे घटाएंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगा 0.0, ध्यान देना सब, अपने स्क्रीन पे देखना, 1 सेंटीमीटर। यानी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किन्हीं को दिक्कत है यार, किन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, होना ही नहीं चाहिए मेरे दोस्त, जो मैं बोल रहा हूँ फॉर्मूला याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखें सभी लोग, कमेंट कर दो ये चले यार, ठीक है। एक वस्तु का संवेग आपको दे रखा है 10 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, उसे 2 सेकेंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता, और किसी तरीका का कोई डाउट है तो लास्ट में कमेंट करें, लास्ट में बातचीत भी हो जाएगी। लेकिन अभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए, है ना। एक वस्तु का संवेग आपको दे रखा है, उससे 2 सेकेंड के रोकने के लिए बल आपको पूछा जा रहा है। ये फॉर्मूला भी आपको पता है, और बताइए इसे, सभी लोग से आना चाहिए। संवेग दे रखा है, ठीक है। आपको फोर्स निकालना है, निकल जाएगा। देखिए बच्चों, एक चीज बताया था, फोर्स क्या होता है, समझाया था भी। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को हम लोग फोर्स भी कहते हैं, ठीक है। बस इसी को तो आपको करना है यार। आइए देखिए, सभी लोग देखिए, अपने स्क्रीन पे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं, किसी तरीका के डाउट नहीं लेकर जाना है। और जस्ट होल्ड सेकंड इतना, हाँ चलिए देखिए, चेंज इन मोमेंटम, फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम यानी कहने का मतलब क्या कह रहे हैं सर, एम बी माइनस एम यू, है ना, ठीक है। तो देखिए 10 किलोग्राम, एक ही लीजिए ना, संवेग आपको डायरेक्ट दे रखा है 10 किलो, चेंज इन मोमेंटम हटाइए, एक जीरो हो जाएगा, 10 किलोग्राम संवेग दे रखा है, ठीक है। 10 के संवेग दे रखा है, मोमेंटम 10, उसे 2 सेकंड के लिए, ठीक है, उसे 2 सेकंड के लिए, हाँ तो फोर्स जो आ गया, इतना इजी क्वेश्चन था यार, इसे काट दीजिए, 5 न्यूटन आ गया। किन्हीं को डाउट है, किन्हीं को डाउट है, आपको दोनों चीज दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन इतना इजी यार, दोनों संवेग भी दे रखा है और उसे टाइम 2 सेकंड के लिए रोकने के लिए आपसे बल पूछा जा रहा है, टाइम भी दे रखा है। तो जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं ब्रैकेट में बंद किया हूं ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 2020 के लिए होना चाहिए, ठीक है बच्चों। आगे चले, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए यार। इस टाइप, इससे हार्ड लेवल का आप लोग न्यूमेरिकल किए, अगर ये सब क्वेश्चन में फंस रहे हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत, इससे टफ लेवल का न्यूमेरिकल करवाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखें, आपके स्क्रीन पे सभी लोग देखें। यदि किसी तत्व A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है, मैं लिख दे रहा हूं, A का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2, 8 और 3 है, ठीक है। तथा B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, B का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 6 है, तो इन तत्वों का संयोग से बना यौगिक आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, यौगिक पूछा जा रहा है, बताइए, सोचिए, बताइए, ये सब करवाया हुआ है, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, ठीक है। थोड़ा सा लगाइए बच्चों, थोड़ा सा, है ना। चलिए इसे हम बताते हैं, अब अपने स्क्रीन पे देखें सभी लोग। चलिए सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं
कि सारा एलिमेंट्स चाहता है बच्चों कि वो अपना ऑक्टेट को कंप्लीट करे। ठीक है, ऑक्टेट कहने का मतलब वो चाहता है कि मेरा आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, उसके बाद हम अपने घर में स्टेबल हैं, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे आपको कहा जा रहा है। तो देखिए देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है। एक कह रहा है कि भाई मेरे पास तो 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है और 3 इलेक्ट्रॉन और आ गया है। ये चाह रहा है कि भाई हम 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरा को दे देते हैं। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन हम किसी दूसरे को दे देते हैं, उसके बाद मेरे पास आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा और हम चाहेंगे कि अब हमको कोई चीज की जरूरी नहीं है, अब हम अपने घर में आराम से रहेंगे, किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है बच्चों, सारा सभी लोग अभी हम लोग अपने ऊपर बात करें तो हम लोग भी चाहते हैं कि अच्छे खासे पैसा आ जाए, रुपया आ जाए, अपने पास सारा नीड पूरा हो जाए, अपने घर में स्टेबल रहे। ठीक है, किसी तरीका का कोई दिक्कत ना हो। तो इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि मेरे आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, उसके बाद हमें किसी से कोई मतलब नहीं। तो वो क्या कहता है कि 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दे देते हैं। तो वे 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। ठीक है, ये 3 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को देता है। तो एक चीज आपको मैं बताया था कि अगर किसी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे को दिया जाए तो उसके पास प्लस चार्ज आता है, यानी +3 चार्ज इस पे आ गया, और जिसको देगा उसको माइनस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ना जी, तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, 3 चार्ज बाहर जा रहा है, तो +3 चार्ज ए पे आ जाएगा। अब बी के देखिए, बी का केस सभी लोग देखें, 3 प्लस लिखिए, ऐसे लिखाता है बच्चों, ए पे 3 प्लस आ गया। ठीक है, अब बी कहता है कि हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। बी कहता है कि हमें तो 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस पे क्या नेगेटिव चार्ज आएगा, बी पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, ये 2 नेगेटिव किसी से लेता है तब ना 6 में 2 8, तब ना 6 में +2 करेंगे तो 8 होगा। तो बी कहता है हमें 2 इलेक्ट्रॉन कोई दे दो, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेता है, इसीलिए इस पे 2 नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब तो आप इंटेलिजेंट है भाई, अब तो आप आराम से बना लीजिएगा, A3 प्लस और बी पे 2 नेगेटिव, और ए जो यहाँ आ जाएगा क्रिस क्रॉस, पढ़े हैं ना क्रिस क्रॉस, फॉर्मूला क्रिस क्रॉस दिखाता है। तो A2B3 ऐसा कोई है, A2B3। चलिए हाँ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। इन्हीं को डाउट होना ही नहीं चाहिए, अगर डाउट है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, कमेंट जरूर करें। ठीक है ना बच्चों, डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हाँ, सभी का क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। और एक बार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं है, वीडियो को लाइक कर दे यार, आप लोग के लिए इतना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है ना, इसलिए। और बिल्कुल यहाँ पे कोई चार्ज आपको देना नहीं पड़ता है, ये बात को मेंशन रखिए। ठीक है, अभी आप एक चीज आपको मैं बताऊं, अगर कहीं क्लासेज आप लोग ज्वाइन कर रखे होंगे तो वहां पे आपको चार्ज पेड करना पड़ता होगा। ठीक है ना, और यहाँ पे तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में उससे बेहतरीन आपको मैं करवा रहा हूँ, इस बात को मेंशन कर लीजिए। ठीक है ना, कि आप जहाँ क्लास करते हैं उस क्लास से यहाँ बेहतरीन आपको करवाया जा रहा है सारा कुछ। ठीक है बच्चों, इसलिए आपका फर्ज बनता है कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन है 65 केमिस्ट्री का है। एक तत्व का सल्फेट इतना परसेंट तत्व का तुल्यांकी भार आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है जी, इतना टफ क्वेश्चन थोड़ी ना है, बताइए सभी लोग। तत्व का तुल्यांकी भार का फॉर्मूला होता है बच्चों, तत्व का भार बाय प्रयुक्त SO4 का भार इंटू SO4 का तुल्यांकी भार निकाल दीजिए, है ना। SO4 का तुल्यांक तत्व का जो प्रेजेंट है, इसे देखिए, इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, देखिए सल्फेट का सबसे पहले आपको तुल्यांकी भार निकालना है, सल्फेट का सबसे पहले तुल्यांकी भार निकालें। चलिए इस क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा बच्चों, आपको मैं यहाँ पे पर में स्पेस है जी, ये क्वेश्चन आपको समझाना चाहता हूँ। ठीक है, सही गलत नहीं कर, अच्छा हाँ यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, अभी आगे आप लोग कमेंट मत कीजिएगा कि 66 का भी कमेंट बता दिए, यहाँ समझिए पहले। देखिए तत्व का तुल्यांकी भार जो होता है ना, तत्व का तुल्यांकी भार जो होता है वो होता है बच्चों किसके बराबर, तत्व का भार, फॉर्मूला याद रखिएगा, तत्व का भार
भाई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे SO4 है, सल्फेट है, आपको आगे दूसरा कुछ भी बोल सकता है। SO4 का भार इनटू आपको कर देना है SO4 का तुल्यांकी भार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी चीज को हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तत्व का भार देखिए, तत्व का भार 31.4, कलर चेंज नहीं हुआ। चलिए तत्व का कितना दे रखा है सर, तत्व का भार, एक तत्व के सल्फेट में भार दे रखा है, तत्व का भार 31.4 है, तो सल्फेट का निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा, 100 देखिए 31% है, सल्फेट में 31% तत्व है, तो तत्व 31.4 हो गया, तो सल्फेट 100 में से 31.4 घटा दीजिए। अरे ये सब मैथ है यार, ये सब तो आप लोग का खेल होना चाहिए, ठीक है ना। तो 68.6 आ गया, ठीक है, सल्फेट का भार। उसके बाद आपको जैसा SO4 का तुल्यांकी भार आपको निकालना है, इसे निकाल लीजिए। बस यहाँ पे ध्यान देना है, सल्फेट का आयन का लेना है, ठीक है, SO4 2 नेगेटिव का, क्योंकि इक्विवेलेंट वेट आपको लेना है भाई, तुल्यांकी भार यानी इक्विवेलेंट वेट, अनुभार नहीं, अनुसूत्र नहीं, यहाँ पे क्या लेना है, तुल्यांकी भार लेना है सल्फेट का। तो तुल्यांकी भार में सिंपल कुछ नहीं होता है, जो देखो SO4 पे 2 नेगेटिव इसका आयन होता है ना, तो बस 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना, अनुसूत्र को 2 से भागा लगा दीजिए, तो सल्फेट का अनुसूत्र कितना हो जाएगा, 32 हो गया, सल्फर का, ऑक्सीजन का 4 गुने 1 एटम के 16 बाई 2 से भागा लगा देंगे, ये अनुसूत्र हो गया, अनुसूत्र में 2 से, अनुभार में 2 से भागा लगा दिए, तो आपके पास लगभग 48 आ गया, ये तुल्यांकी भार आ गया, ठीक है, 48। अब हमको पास सारा डाटा मिल गया, यहाँ पुट कर दीजिए, तत्व का भार 31.4, SO4 का भार 68.6, देखिए निकाले, इनटू तुल्यांकी भार हमको 48 मिल गया, इसे जब सोल्व कीजिएगा तो आपको लगभग 22 मिलेगा, ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। किन्हीं को दिक्कत होना ही नहीं चाहिए था, और दिक्कत कैसे होगा भाई, तत्व का तुल्यांकी भार निकालना है, तो तत्व का भार भाई SO4 का भार इंटू सिंपल सी SO4 का तुल्यांकी भार निकालने के लिए किसी भी एटम का उस पर चार्ज देखना पड़ेगा, उस अनुभार में चार्ज से भागा लगा दिए तो 48 आ गया, उसके बाद सारा वैल्यू आ गया, उसके बाद निकाल दिए। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना, डाउट नहीं यहाँ पे होना चाहिए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 66, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को VBI लगा लीजिए, ठीक है, स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व बताइए, इसका राइट आंसर सभी से आना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा AU का मतलब क्या होता है जी, औरस, इसे क्या बोलते हैं, गोल्ड, ठीक है बच्चों, सोना जैसे हिंदी में बोला जाता है, हिंदी में क्या बोला जाता है, सोना, बहुत महंगा होता है ना, ये स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाला तत्व, इसे याद रखिए हूबहू। एंटीटॉक्सिन का सोर्स आपसे पूछा जा रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, एंटीटॉक्सिन का सोर्स बताइए क्या है, सभी लोग से करेक्ट आंसर आना चाहिए। एंटीटॉक्सिन बच्चों जंतुओं के द्वारा पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी जो बोल रहे हैं उनका राइट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से डिटर्जेंट के है, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से डिटर्जेंट है, अच्छा क्वेश्चन है, सोचिए समझे बताएं, ये बच्चों इसका राइट आंसर सभी से आना चाहिए, प्रीवियस क्लासेस में ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से डिटर्जेंट है, तो सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है एक तरह का डिटर्जेंट है, सोडियम लॉरियल सल्फेट का फॉर्मूला सभी लोग अपने दिमाग में मेंशन कीजिएगा, C12H22O, एस का ऑक्सीजन का 3 एटम, उसके बाद ऑक्सीजन का 3 एटम हो गया यहाँ पे, और एक 4 एटम हो गया, बिल्कुल सही लिखा है, उसके बाद ये आपको सोडियम लॉरेल सल्फेट का सूत्र है, तो इसे याद नहीं रखना है, इसे याद ना रखें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ डिटर्जेंट में आपको याद रखना है कि सोडियम लॉरियल सल्फेट जो है वो डिटर्जेंट है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, C4H6 का आणविक सूत्र वाले यौगिक में, C4H6 आणविक सूत्र वाले यौगिक में क्या मतलब, त्रिबंध डाइबंध क्या बनाते हैं, 2 बॉन्ड होता है, 3 बॉन्ड होता है, सोचिए बनाइए, ठीक है। इसमें बच्चों इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन बी सभी से करेक्ट आंसर आ भी रहा है, एक त्रिबंध और एक द्विबंध होता है, ठीक है, कैसे होता है स्ट्रक्चर बता दूं, देखिए स्ट्रक्चर में बना दे रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन समझाया हुआ है, ठीक है ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझाया हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर बता देता हूं, नए बच्चे होंगे उनको दिक्कत होगा,
मुझे पता है। मिस्टेक हो रहा है, मिस्टेक हो रहा है। 4 कार्बन है ना जी। हाँ, थोड़ा सा अपडेट कीजिए। चलिए, हाँ देखिए, ड्रा कर देते हैं। C4H6 इसमें एक त्रिबंध और एक द्विबंध है ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एक त्रिबंध और 2 द्विबंध, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। हम भी बोल रहे थे क्या जी। हाँ देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर देखिए तब समझ में आपको आएगा। एक त्रिबंध यानी 3 कार्बन के बीच एक त्रिबंध, उसके बाद एक कार्बन ऐसे लग गया, एक कार्बन ऐसे लग गया, उसके बाद यहाँ पे 4 बॉन्ड होना चाहिए कार्बन में, तो एक हाइड्रोजन लगा दिए इसमें, तो 4 बॉन्ड हो गया। इस कार्बन में 4 बॉन्ड यहाँ पे लगा दिए, एक हाइड्रोजन। अब गिन लेते हैं सही सूत्र बना कि नहीं। 1 2 3 4, 4 को कार्बन, 1 2 3 4 5 6 6 हाइड्रोजन, बिल्कुल। और अब देखते हैं 2 द्विबंध। तो द्विबंध कैसे बनेगा सर? स्क्रीन पे देखिए, सभी लोग कलर को चेंज करके बनाते हैं। 1 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, यहाँ तक ठीक है, 2 डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगाइए, 2 हाइड्रोजन ही लगेगा भाई, 4 को बॉन्ड इसका हो गया। 1 2 3 4, हाँ इसमें एक ही लगेगा, इसमें 2 लग जाएगा। 4 4 देखिए, 1 2 3, कार्बन में 4 बॉन्ड होता है ना, तो 1 2 3 4 5 6, 4 वो कार्बन, एक 6, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर और एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक त्रिबंध दूसरा द्विबंध। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी को डाउट होना नहीं चाहिए। आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर 70। देखिए क्वेश्चन 70 है, एक धातु के तार की किसी लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। यदि उसी धातु की दुगनी लंबाई तथा पहले से आधी त्रिज्या का तार लिया जाए तो तार का प्रतिरोध क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है भाई। रेजिस्टेंस के फॉर्मूला सिग्मा एल बाई ये होता है। रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोध एल पे डिपेंड करता है, एरिया पे भी डिपेंड करता है। इस चीज को बनाइए, सोचिए, और इसका राइट आंसर सभी लोग से आना चाहिए, ठीक है। चलिए सभी लोग अपने स्क्रीन पे देखें, इसे मैं सोल्व करता हूँ। अच्छा, पहले अपने स्क्रीन पे सभी लोग देखिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पहले मैं देखिए, एक धातु तार की लंबाई का प्रतिरोध 6 ओम है। उसी धातु की दुगनी लंबाई, लंबाई कितना कर दिया जाए? दुगनी, और पहले से आधी त्रिज्या यानी रेडियस आधा कर दिया जाता है, ठीक है। कहने का मतलब सर, L1 जो है उसे L रख लेते हैं, और L2 जो है कब कितना कर दिया जाता है जी? आप लोग बोलिए, सभी लोग बोलिए, ठीक है ना। लाइव इंटरेक्शन आप लोग बोलते हुए चलिए, ठीक है। जहां पे हैं वहीं पे बोलिए। दुगनी कर दिया जाता है, ठीक है। क्लासरूम में बिल्कुल बोल बोल कर मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए आपको यहाँ पे बोलना है। 12 हो गया, पहले से त्रिज्या आधी हो जाता है। अगर R1 R है तो R2 क्या हो जाता है? R/2 हो जाता है, त्रिज्या आधी हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत? क्वेश्चन में ये चीज दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में ये चीज दे रखा है, तो सिंपल सी आपको निकालना है R2, ठीक है। एक चीज यहाँ पे अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। R क्या होता है बच्चों? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे, अब लिखेंगे जो समझिए, ठीक है। R2, ठीक है, लिखिए डायरेक्ट R2/R1। R2/R1 को क्या लिखेंगे? R2/R1 को रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A है। तो R2 ऊपर में लिखे हैं तो L2 भी ऊपर में होगा, जाहिर सी बात, ठीक है। उसके बाद एरिया नीचे होगा, बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद R1 लिखेंगे, R1 क्या लिखेंगे? सॉरी, एरिया 2 का लिखेंगे, ऊपर में एरिया 2 का। R1 क्या लिखेंगे? L1/A1। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद देखिए क्या करेंगे, R2/R1 L2, अब बस इसको नीचे कर दीजिए L2/A2, उसके बाद इसको ऊपर कर दीजिए A1 इंटू L1।
इसे ऊपर कर दिए भाई और इसे ये ऊपर कर दिए, ये सब तो आपको आता होगा, यहाँ तक किसी को डाउट है? अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी में हम लोग वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। L2 कितना है? 2L है। A1 कितना है? एरिया क्या होता है जी? पाई आर स्क्वायर ना, एरिया डायरेक्टली आर स्क्वायर लीजिए, पाई तो दोनों में कांस्टेंट है, कट जाएगा, ठीक है। ऊपर नीचे ए है तो पाई तो दोनों में कट जाएगा, A1 A2 का पाई लिखे कट जाएगा, तो आपको A1 लिखना है तो A1 में आर स्क्वायर लिखिए। A2 कितना है? A2 आधी कर दिया जाता है ना, आधी त्रिज्या कर दी जाती है, R/2 के होल स्क्वायर लिख दीजिए, गुने L1 कितना है ना ना L1, हाँ L1 L से L कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, उसके बाद ये कितना आ जाएगा? ये 4 का लमसम आ जाएगा भाई, कितना आ गया? 4, ठीक है, 4 का लमसम आ गया। नीचे में ऊपर में 2 नीचे में 4, 2 के स्क्वायर 4 यानी 8, ठीक है, कितना आ गया? इसे कट कीजिएगा तो 8 का लमसम, देखिए ना नीचे 2 के स्क्वायर कीजिएगा ना, इसको 2 के स्क्वायर में है तो 2 के स्क्वायर 4 हो गया, इनटू ऊपर चल जाएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, 8 में कैलकुलेशन है बस, ठीक है, 8 आ गया। इसके बाद इसे आप फर्दर यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू मिल गया बच्चों, अब मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करके मोटा करता हूँ, R2/R1 8 आ गया। R1 कितना दे रखा है? 6 ओम दे रखा है ना, तो R2 इंटू 8 गुने R1 कीजिएगा तो 8 गुने 6 यानी 8 छक 48, 48 ओम इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। मैं आपको प्रोसेस समझा रहा था, सिखा रहा था, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, मैं इसे बनाऊंगा तो मुश्किल से 30 सेकंड भी हमको टाइम नहीं लेगा, 15 सेकंड में भी इसमें मैं बना दूंगा। बस आपको मैं प्रोसेस बता रहा था कैसे बनाना है, ठीक है ना, बस आपको याद रखना है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं, किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन है, एक बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है, जब उससे कोई धारा नहीं ली जाती तो उसके प्लेट के बीच 6 वोल्ट का विभवांतर होता है, फिर एक ब्रह्म प्रतिरोध से जोड़ने पर प्लेटों का विभवांतर 4 वोल्ट रह जाता है, तो ब्रह्म का प्रतिरोध आपको निकालना है भाई, ठीक है। आइए इसे निकालते हैं और जिनसे आता है वो डायरेक्ट आंसर बताएं, ठीक ना। एक फॉर्मूला होता है, आई जो होता है वो E प्लस R प्लस R और ये भी बाई R, ये तो ओम्स के नियम से पढ़े ही हैं, V इक्वल टू आई आर से एक लिखे हैं, तो ये दोनों को इक्विवेलेंट कर लेना है, ठीक है बच्चों। आपको देखिए दोनों बीच के प्लेट के बीच कितना दे रखा है? 6 वोल्ट दे रखा है, तो E के वैल्यू क्या हो गया? 6 हो गया। R कैपिटल R कितना दे रखा है? 1.5 ओम, नहीं ये आंतरिक रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है, कोई बात नहीं। बाहर का प्रतिरोध यानी कहने वाले एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, तो कैपिटल R एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, अंदर का इंटरनल रेजिस्टेंस आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम दे रखा है, 4 वोल्ट दोनों के बीच विभवांतर है, बिल्कुल सर, और हाँ R बाहर वाला तो निकालना है। जब इस इक्वेशन को सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो मिल जाएगा, R इज इक्वल टू 3 ओम, जो ला रहे थे इनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, बस इस इक्वेशन को सोल्व करना है, इधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 6R हो जाएगा, उधर मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4R इंटू 15 चौको 60 यानी 4R इंटू 4R प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। इधर 6R और इधर 2R डिवाइडेड बाई 2R इज इक्वल टू 6, R डिवाइडेड R का जब वैल्यू आप लोग लिखेगा तो 6/2 यानी कहने का मतलब 3 ओम आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट, दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला मेंशन रखिएगा माइंड में अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बात, जो बच्चों अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करें, और एक बात आपको पता होना चाहिए यार, वीडियो का टारगेट मैं भूल गया बोलना, 200 प्लस लाइक का टारगेट होता है प्रत्येक वीडियो का, समझ रहे हैं ना मेरा बात, इसीलिए वीडियो का लाइक का टारगेट सभी लोग पूरा दें यार लाइक करके, 200 प्लस लाइक का टारगेट होता है, और एटलीस्ट 100 बच्चे लाइव में होना चाहिए, तभी आपको क्लास प्रॉपर मिलेगा, समझे ना। तो आपका भी फर्ज बनता है वीडियो को शेयर करें। 2 वस्तुओं हैं, एक का ताप 327 डिग्री सेल्सियस है, एक का 127 डिग्री सेल्सियस है, उन्हें विकृत
क्या कहा जा रहा है जी, उन्हें विकृत उष्मीय विकरणों का दरों से अनुपात क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है जी। इसका राइट आंसर सभी लोग बताएं। बस देखिए इसका कॉन्सेप्ट हायर लेवल पे बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैं बता देता हूँ। विकृत उष्मा का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है टी के पावर, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो देखिए बस इसी को हमको लगाना है, E1 बाई E2 क्या हो जाएगा, किन्हीं को डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब हमको जो टेम्परेचर लेना है, मैं हमेशा बोलता हूँ केल्विन में लेना होता है, तो भाई केल्विन में लीजिएगा तो 327 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कीजिएगा तो इसमें 227 ऐड कर दीजिएगा, 273 सॉरी 273 ऐड कीजिएगा, तो 273 ऐड कीजिएगा तो 327 प्लस 273 600, और 127 में 273 ऐड कीजिएगा तो 400, है ना। इसे होल 4 कर दीजिए क्योंकि दोनों में पावर 4 है। तो जब इसे सोल्व कीजिएगा तो बच्चों आपके पास 3/2 के पावर 4 यानी कहने का मतलब 81, 3 के पावर 4 यानी 81/2 के पावर 4 16, 81 तो 16 मार के चलाइएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, किसी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन है 77, देखिए पोटेशियम डाइक्रोमेट का ऑक्सीकरण, पोटेशियम डाइक्रोमेट में क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है। पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, उसके बाद क्रोमियम का ऑक्सीकरण संख्या पूछ रहा है तो क्रोमियम को X मान लीजिए, उसके बाद जितना वैलेंसी एटम है उसके अनुसार आप इक्विवेलेंट कर दीजिए 0 का, आपके पास आंसर आ जाएगा। बोलना क्या चाह रहे हैं, जो बोलना चाह रहे हैं मैं आपको बता रहा हूँ। पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला होता है डाइक्रोमेट का K2Cr2O7, K2Cr2, जस्ट होल्ड अ सेकंड बच्चों, K2Cr2O7 कहा जा रहा है आपसे क्रोमियम का ऑक्सीकरण, क्रोमियम का ऑक्सीकरण आपसे कहा जा रहा है, पेन का कलर को चेंज किया जाए, क्रोमियम का ऑक्सीकरण आपसे पूछा जा रहा है। तो जिसका ऑक्सीकरण पूछा जा रहा है उसे क्या बोले थे सर, X मान लें। पोटेशियम का कितना है सर, +1 चार्ज होता है, इसलिए 2 एटम के लिए बच्चों पोटेशियम का 2 गुने 1, चलिए 2 रखने दीजिए। ऑक्सीजन पे -2 होता है, इसलिए 7 एटम के लिए -14, इसको 0 से इक्विवेलेंट कर लीजिए बच्चों। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो -14 और 2 में से माइनस यानी माइनस, हाँ क्रोमियम का देखिए, क्रोमियम का 2 एटम है इसलिए यहाँ क्रोमियम का 2 लिखना जरूरी है। एक एटम का X माने है ना बच्चों, हम लोग क्रोमियम का एक एटम का X माने हैं, फॉर्मूला में 2 एटम है इसलिए 2X लेना है। तो 14 में से 2 गया, आपको मिल गया 12 जी, ठीक है। तो इधर माइनस में इधर आके प्लस हो जाएगा, और इधर 2x है तो डिवाइड में 2 हो जाएगा, यानी 12/2 + 6, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 78 देखिए, एक निर्जल पदार्थ, क्या कहा जा रहा है, एक निर्जल पदार्थ का अनुभार 64 है तथा क्रिस्टलीय अवस्था में अनुभार 100 है, तो क्रिस्टलीय पदार्थ में एक अणु में जल का अणुओं की संख्या क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, इसे सोल्व कीजिए, उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ जी, इसे देखिएगा सोल्व कीजिएगा। आइए हम पहले सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों, एक निर्जल पदार्थ का अनुभार 64 है तथा क्रिस्टलीय अवस्था में अनुभार 100 है। क्रिस्टलीय पदार्थ का अणु में जल की अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या भी X मान लीजिए इसके लिए, ठीक है। उसके बाद आपको निर्जल पदार्थ M का भार आपको 64 दिया हुआ है, ठीक है। निर्जल पदार्थ M का भार आपको 64 अनुभार दिया हुआ है। H2O के एक अणु का भार, H2O के एक अणु के भार कितना होता है, ठीक है। जल का देखिए, जल का अणु निकालना है, इसलिए H2O का एक अणु का भार आपको देखिए बच्चों, H2O यानी ऑक्सीजन का एक अणु, एक एटम का 16 होता है, +2 हाइड्रोजन है, 1 × 2 यानी 18, यहाँ तक ठीक है। 18 हो गया। जल का अणुओं की संख्या 1 हम लोग मान लिए हैं, तो सिंपल सी ऐसे लिखिए, क्रिस्टलीय अवस्था में अणुओं क्या हो जाएगा जी, क्रिस्टलीय अवस्था में अणुओं 100, यही तो दे रखा है, ठीक ना है। और निर्जल पदार्थ का M हम जो यहाँ पे लिखे हैं वो निर्जल पदार्थ, तो निर्जल पदार्थ का अनुभार कितना है, M का कितना है, कलर को चेंज कर दिया, 64 है प्लस X रहने दीजिए बच्चों, ठीक है। ऑक्सीजन का कितना है जी, 18 है।
इज इक्वल टू 100, यानी 64 प्लस 18x इज इक्वल टू 100। इसे आप सोल्व कर लीजिए आप लोग सोल्व इसे। जब इसे सोल्व कर लीजिएगा तो क्या आएगा, देखिए 100 में से 64 घटाइएगा तो आपको 36 मिल जाएगा, और 36 के 18 से भागा लगा दीजिएगा 2, यानी 78 का ऑप्शन 2 जो जल का अणुओं की संख्या होगा वो ऑप्शन। समझ गए ना कैसे बनाना है? ठीक है, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, मुझे जूम आउट करना चाहिए, जूम इन करना चाहिए ना थोड़ा सा, जस्ट फॉर द सेकंड, क्योंकि क्वेश्चन कट रहा है यार। हाँ, आइए 79 नंबर क्वेश्चन देखें। वायु के सापेक्ष जल तथा कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा है, दोनों का दे रखा है। कांच के जल के सापेक्ष अपवर्तनांक, ये क्वेश्चन मैं बनाऊंगा नहीं यार, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक ना। इसका राइट आंसर होगा 9/8। चलिए, कुछ बच्चों गुस्सा हो जाएंगे किस तरह क्वेश्चन बताए नहीं, बता देते हैं यार, बता देते हैं। जो नए बच्चे हैं उनको दिक्कत होगा, थोड़ा सा कोऑपरेट कर दीजिएगा। ये तो दे रखा है 4/3, ये दे रखा है 3/2, तो आपको निकालना है क्या, यही तो निकालना है कांच के जल के सापेक्ष। तो सिंपल सी क्या करना है, एन जी बाई ए बाई यहाँ से एन डब्ल्यू बाई ए कर दीजिएगा। तो जब इसे ए से कैंसिल हो जाएगा, जी बाई डब्ल्यू हो जाएगा, यानी कहने का मतलब 3/2 4/3 यानी 9/2। ठीक है, ऑप्शन मैं बहुत जल्दी इसको करवा दिया, इसलिए करवाया कि क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया हुआ है, एक ही क्वेश्चन को बार बार करवाने का मेरे को मन बिल्कुल नहीं करता है, मैं एक ही बार चाहता हूँ सिखाना, ठीक है ना बच्चों। इसलिए कंसंट्रेट होकर सीखिएगा, और एक क्वेश्चन 2 से 3 बार इस टाइप का क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है, तो किसी को डाउट होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो नए बच्चे उनको मैं बता दो, देखिए सिर्फ आपको इसमें देखना रहता है ना किसके सापेक्ष किसका दिया हुआ है, ठीक है, बस उसको दिमाग में रखिए, क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो प्रीवियस लेक्चर देख ले, सिंपल सी बात है भाई, प्रीवियस लेक्चर में सारा करवाया हुआ है। एक 200 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण, ध्यान देना भाई, अवतल दर्पण कितनी दूरी पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब 4 गुना हो और आभासी हो, यानी वर्चुअल इमेज बने। अच्छा क्वेश्चन है, सोचे थोड़ा सा, उसके बाद इसका राइट आंसर सभी जाने चाहिए। सभी से इसका राइट आंसर आना चाहिए, जितने लोग देख रहे हैं सभी का राइट आंसर, इस क्वेश्चन को मतलब सभी का राइट आंसर आना चाहिए, मैं बोलना चाह रहा हूँ ये, ठीक है ना। इसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा है, इसका प्रतिबिंब कितना है, 4 गुना बड़ा है, यानी मैग्निफिकेशन का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा यूज करना होगा इस क्वेश्चन में। आइए समझिए, ठीक है ना, आइए समझिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है। मैं इसे रेड पेन से लिखता हूँ, बन गया जिनसे अच्छी बात, जिनसे नहीं बना अपने स्क्रीन पे देखिए। फोकस लेंस कितना दे रखा है सर, 20 सेंटीमीटर दे रखा है। फोकस दूरी वाला अवतल दर्पण पर कोई वस्तु रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बनता है, यानी कहने का मतलब इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट से 4 गुना बड़ा बनता है, यही ना बोला जा रहा है क्वेश्चन में। अब इसे थोड़ा सा सर ऐसे कर लीजिए, अब देखिए, यहाँ देखिए कलर को चेंज किया है, हाँ अब यहाँ तक हो गया। उसके बाद मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, I/O या फिर -b/o, हाँ दर्पण है -b/o होगा। इसके बाद यहाँ के बाद आपको सारा वैल्यू तो अधिकतर पता ना, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा जी, यहाँ से भी निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकलेगा सर, कैसे निकलेगा मैं बता रहा हूँ बच्चों। I कितना दे रखा है, यहाँ से पुट कीजिए 4O, नीचे O है ही, इंटू -b। U कितना दे रखा है, रहने दीजिए, O से O कैंसिल, यानी कहने का मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो -4U के बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस क्यों ले रहे हैं सर, क्योंकि प्रतिबिंब सीधा बन रहा था इसलिए आप प्लस ले रहे हैं, ठीक है।
-4u के बराबर बनेगा। अब यहाँ से आपको सिंपल सी 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो दर्पण का फॉर्मूला होता है वो लगाकर आप u निकाल सकते हैं कि कहाँ पे बनेगा। u का ही तो वैल्यू आपको बताना है ना जी। तो देखिए सर 1/v कितना हो गया -4, यहाँ पे वैल्यू आया, प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। जब इसे सोल्व कीजिएगा ना मेरे दोस्त, तो इसे जब सोल्व कीजिएगा 1/f का वैल्यू पुट कर दीजिए 20। तो देखिए दोनों साइड u आ गया, यानी यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो एक वेरिएबल u है, इसका वैल्यू निकल के आपके पास 15, मैं कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूँ, 15 सेंटीमीटर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, किन्हीं को कोई डाउट है? होना ही नहीं चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को मैं ट्रिक से भी बताया हूँ, एक क्वेश्चन को मैं ट्रिक से बताया हूँ, और अब मैं यहाँ पे ट्रिक नहीं बताने जा रहा हूँ, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ट्रिक से मैं आपको बता दिया हूँ, प्रोसेस बता दिया हूँ। ट्रिक देखना होगा तो प्रीवियस वीडियो देख लें, और अधिकतर बच्चों प्रीवियस वीडियो देखे हैं, जो नए बच्चों उनको देखना जरूरी है, क्योंकि वो लेट से क्लास ज्वाइन किए हैं तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम तो होगा भाई। 81 देखिए, एक प्रिज्म का कोण 60 है, अल्पतम विचलन कोण यानी मिनिमम डिविएशन एंगल जो है 38 डिग्री है, तो प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक क्या होगा? सिंपल सी मेरे दोस्त, जो फॉर्मूला बताया था, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है सर? 60 डिग्री है। एक क्वेश्चन भी मैं नहीं बताऊंगा। मिनिमम डिविएशन है 38 डिग्री। आपको जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला सबको बोला था रट लेना यार, साइन ए प्लस मिनिमम डिविएशन बाई, हाँ मिनिमम डिविएशन बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। ये चीज आपको याद करने के लिए बोला गया था, ठीक है। और ए का वैल्यू आपको पता है, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा सा जगह है, लिख देता हूँ। क्या बोल रहे हैं सर? म्यू साइन ए कितना है? 60, मिनिमम डिविएशन कितना है? 38। ये पूरा एंगल को 2 से भागा लगा देना है बाई साइन 60/2। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा, बस अब कैलकुलेशन है मेरे दोस्त, मेरे से कैलकुलेशन अब मत करवाइए, टाइम ज्यादा लग जाएगा, है ना, इसलिए कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो 1.48 के लमसम आपको वैल्यू आएगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020, और ये फॉर्मूला, हाँ ये फॉर्मूला आपको माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, चलते हैं आगे की ओर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 84 सभी लोग देखें, निम्नलिखित में से कौन सा गैस सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर सभी से आना चाहिए। तो सबसे अधिक सक्रिय वायु प्रदूषक बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सबसे अधिक वायु प्रदूषित करता है, ठीक है ना, इसीलिए ऑप्शन सी। इसे हूबहू याद रखिए। C2H2 के साजितीय श्रेणी एवं IUPAC नाम क्रमशः आपसे पूछा जा रहा है। C2H2 है, ठीक है, तो C2H2 का साजितीय श्रेणी अल्काइन है बच्चों, और इसका IUPAC नेम इथाइन है, ठीक है, अल्काइन, अल्काइन, हाँ जी, इसका IUPAC नाम इथाइन। और जबकि इसका साधारण नाम एसिटिलीन, रटवाया था यार ये, कि C2H2 को हम लोग एसिटिलीन बोलते हैं, ये सब रटवाया गया है आपको, ठीक ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर 2020, इसीलिए क्वेश्चन का मैं इसका आपको कैसे बनता है C2H2 ये सब भी करवाया हुआ है, इसलिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, इस क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दिया जाए, एक क्वेश्चन पे टाइम उतना नहीं दिया जाए तो ज्यादा ही अच्छा है। क्वेश्चन 86 देखें, जब सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है? ये क्वेश्चन है 86, सभी लोग करेक्ट आंसर बताएं, ठीक है। सोडियम एसीटेट यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब रिएक्ट करता है सोडा लाइम यानी NaOH प्लस CO, इसे सोडा लाइम कहते हैं। जब ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है? तो रिएक्ट कर लेता है तो बनता है आपको CH4, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है बच्चों, प्लस Na2CO3, ऑप्शन डी जो बोल रहे हैं बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनता है? सभी लोग करेक्ट आंसर, ठीक है। अरे अरे, मैं
रिएक्शन गलत लिख दिया यार। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया रिएक्शन यहाँ पे, मैं ये वाला एथिलीन एथिलीन वाला रिएक्शन लिख दिया यार। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो गलत बता देते, गलत हो जाता है यार। थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिएगा। सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा रहा है ना, सोडियम एसीटेट सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवा रहा है। हम रिएक्शन करवा दे रहे थे इथिलीन को, ठीक है। तो 86 का रिएक्शन देखिए, रिएक्शन वो भी सही था, बस मेरी रिएक्शन इस क्वेश्चन का रिएक्शन लिख दे रहा था। सोडियम एसीटेट, ठीक है ना बच्चों, सोडियम एसीटेट कहने का मतलब सर CH3COON, ये होता है सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला। जब रिएक्ट करेगा सोडा लाइम यानी NOH विद प्रेजेंस ऑफ CaO, तब क्या बनेगा, इसमें मीथेन बनेगा, CH4 प्लस Na2CO3 बनेगा। चलिए ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है ना, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम एसीटेट का मैं फॉर्मूला एथिलीन का लिख दिया था वहां पे, ठीक है। इसीलिए सोडियम एसीटेट CH3COON होता है, NaOH विद द प्रेजेंस ऑफ CaO रिएक्ट करता है तो मीथेन का फॉर्मेशन होता है। ये माइंड में सभी को पता होना चाहिए। रिएक्शन कैसे होता है, इसके लिए आपको साइंटिस्ट बनना पड़ेगा, लैब में जाना पड़ेगा, रिएक्शन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 87 नंबर क्वेश्चन देखिए सभी लोग, एथिलीन जब पोटेशियम परमैंगनेट के तनु क्षारीय विलयन के साथ क्रिया करती है तो क्या बनती है, खाली रिएक्शन है। अब देखिए अब सही हुआ, CH2 यही तो करवा रहा था, एथिलीन का रिएक्शन करवा रहा था, तनु क्षारीय विलयन के साथ रिनासेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाती है विद द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाती है तो क्या बनता है, CH2OH। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। CH2OH डबल बॉन्ड, CH2OH यानी कहने का मतलब एथिलीन ग्लाइकोल, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। एथिलीन ग्लाइकोल का फॉर्मेशन करती है दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित होता है। लवण के विलयन में तीसरे समूह के बाद H2S गैस प्रवाहित करने पर सफेद अपक्षेप बनता है तो मूलक आपसे पूछा जा रहा है, तो भाई ये मूलक होता है Zn2+। रिएक्शन लिख देता हूँ, समझ जाना अच्छे से। ये सब क्वेश्चन करवाए हुए हैं यार, इसीलिए सब क्वेश्चन को उतना टाइम नहीं दे रहे हैं। नए बच्चों हैं, पुराना लेक्चर देख लीजिएगा सभी, ठीक है। यहाँ पे जो मूलक होता है वो Zn+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट का विलयन में जिस गैस को प्रवाहित करने पर सफेद अपक्षेप प्राप्त होता है वो गैस क्या है, वो गैस क्या है वो आपसे पूछा जा रहा है। ये भी क्वेश्चन ये रिएक्शन के साथ करवाए थे कि एसिटिलीन गैस को अमोनिया कृत सिल्वर नाइट्रेट में प्रवाहित करने पर सिल्वर एसिटेलाइट का सफेद अपक्षेप बनता है। मैं रिएक्शन नहीं लिखने जा रहा हूँ, डायरेक्ट आपसे गैस पूछा जा रहा है, गैस आप बता दें, ठीक है। सभी से राइट आंसर आना चाहिए बच्चों, बिल्कुल एनर्जेटिक होकर पढ़ना है। तो अभी तो मैं बताया यार कि एसिटिलीन गैस का रिएक्शन करवाते हैं ना, इन्हीं को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। एक क्वेश्चन और है क्या, देखते हैं, क्वेश्चन लगता है 90 नंबर भी क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन 90 है और अच्छा क्वेश्चन दिया है, अच्छा क्वेश्चन है। यदि किसी वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 1 सेंटीमीटर दूर पर रखी है, उसका प्रतिबिंब 22 सेंटीमीटर दूर पर बनता है, तो सत्य क्या है फोकल लेंस के रिगार्डिंग, ये सत्य क्या है, ठीक ना बच्चों, इसे निकालिए, इसे याद रख लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं तो निकाल देते हैं हम, निकाल के आपको समझाएंगे लेकिन बहुत लंबा हो जाएगा, वो आप लोग निकाल लीजिएगा। इसका राइट आंसर एफ इज √xy होता है, इसे हूबहू याद रखना रहता है, ठीक है ना। तो देखिए कहने का मतलब समझिएगा सभी लोग, ठीक है। क्या है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण कुछ इस टाइप से होता है, जस्ट होल्ड अ सेकेंड यार, अवतल दर्पण भी सही से नहीं बन रहा है। अवतल दर्पण कुछ इस टाइप से होता है, क्वेश्चन कह रहा है कि कोई वस्तु अवतल दर्पण के फोकस से 1 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है। अवतल दर्पण के फोकस अगर यहाँ है तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 सेंटीमीटर कोई वस्तु रखा जाता है, ठीक है। यहाँ से 1 सेंटीमीटर ही वस्तु रखा गया, ठीक। उसके बाद उसका प्रतिबिंब y सेंटीमीटर दूर बनता है, एफ से y सेंटीमीटर, सपोज दैट
यहाँ इसका y सेंटीमीटर उसका प्रतिबिंब मिलता है। ए बी डैश एफ प्रतिबिंब y सेंटीमीटर एफ से बन रहा है और ये दूरी एफ है। तो आपको एफ और एक्स वाई में रिलेशन निकालना है। आइए निकालते हैं रिलेशन, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। देखिएगा यहाँ से यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस पोल से लिया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यू जो होगा x प्लस एफ लिखेंगे, कोई दिक्कत, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x और यहाँ से डिस्टेंस f, x प्लस एफ। भी क्या लिखेंगे बच्चों, भी लिखेंगे, देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस y और यहाँ से डिस्टेंस x f, तो y प्लस एफ, y प्लस एफ। अब हमको पता है y प्लस एफ, हाँ बिल्कुल सही, हमको पता है 1/v जो होता है वो किसके बराबर होता है, 1/u प्लस 1/a। अब इसे सोल्व कर दीजिए, 1/f इज इक्वल टू 1/v कितना, x प्लस एफ प्लस एक्स वाई प्लस एफ, 1/v वाई प्लस एफ, सॉरी बच्चों 1/v है जो है वाई प्लस एफ और u 1/u है x प्लस एफ। जब इसे आप सोल्व कीजिएगा तो आपके पास जो रिलेशन मिलेगा, मैं सोल्व नहीं करने जा रहा हूँ, बहुत लोचा इक्वेशन हो जाएगा, आपको फिर क्वाड्रेटिक वगैरह भी इसमें लगाना पड़ेगा। आप लोग इसे सोल्व कर लीजिएगा, आसानी से बन जाएगा। जब आप इसे सोल्व कीजिएगा तो आपके पास एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई आएगा, एफ इज अंडर रूट एक्स वाई होगा, ठीक है। किन्हीं को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। किन्हीं को डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कमेंट में। चलिए आज का सेशन हम लोग का यहीं पे समाप्त होता है और मैं फिर से बोल रहा हूँ, टेस्ट देना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेस्ट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि गाइस वहाँ पे डिजिटल टेस्ट आप लोग के लिए लिया जा रहा है, ठीक है। और चैनल का मैं नाम भी बता दे रहा हूँ, स्टडी इंडिया अड्डा, यही चैनल है, बस इसका को चैनल है, ठीक है। स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 स्टडी इंडिया अड्डा 2.0 पे आपको टेस्ट सभी बच्चों को देना है। जितना लोग लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उन लोग सभी से मैं बोलता हूँ टेस्ट दीजिए, और किसी तरीका का कोई डाउट है तो वो बेशक कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए बच्चों अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। स्टडी करते रहिए, ठीक है ना, और टेस्ट शाम में आकर सभी लोग दें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद। चलिए सेशन को समाप्त किया जाए, और हाँ वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। जितने आसपास के दोस्त हैं वीडियो को शेयर करें सभी लोग, और वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, थैंक यू।